नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक दुबे हाजिर हूँ एक फिर नई जानकारी के साथ। कई नए साथी हैं जिन्होंने कल रात से लेकर अभी तक मुझे कॉल किया और उनका कहना था कि सर एक कम से कम आप ये जानकारी दे दीजिए कि जो हम अभी स्टाइफंड वाली सेवा दे रहे हैं, जिसमें हमको स्टाइफंड वेतनमान मिल रहा है, पहले साल में 70%, दूसरे साल में 80% और तीसरे साल में 90% और चौथे साल में जाकर हम 100% वेतन पर पहुंचेंगे, जो हमारा मूल वेतन रहेगा जिस पद पर हमारी नियुक्ति हुई है। तो ये जो 3 साल की गणना है हमारी सेवा की, वो होगी कि नहीं होगी। तो मैंने पूछा कि आप डाउट में क्यों हैं, तो बोले नहीं सर कुछ कुछ ऐसा निकल कर आ रहा है बात, तो हम लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि हमारा होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा यार आप लोग जबरदस्ती से शंकित हो रहे हैं। तो मैं सारे साथियों के लिए जो नई भर्ती में आए हैं उनको यह बता दूं कि निश्चित तौर पर यह काला कानून ही है। स्टाइफंड वेतनमान एक नियमित पद के कर्मचारी को देना सीधे तौर पर गलत है, जिसका आप और हम दोनों मिलकर विरोध कर ही रहे हैं लगातार। लेकिन आप उसमें अपनी समस्याओं को और अधिक मत बढ़ाइए, ये सोचकर कि आपकी पूर्व सेवा की गणना नहीं होगी। आप इसको पूर्व सेवा ही मानिए, यानी आप जब 100% वेतन पाएंगे उसके पहले की 3 साल की सेवा है उसकी गणना नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? आपकी भर्ती जो है वो नियमित पदों पर हुई है, आपका सारा प्रोसीजर वैसा ही है जैसे अन्य कर्मचारियों का होता है। आप संविदा दैनिक वेतन भोगी नहीं है। मैं उदाहरण के लिए आपको बता देता हूं कि बिजली विभाग में हमारे बड़े भैया थे, जिस समय मैं G24 घंटे में नौकरी करता था और मेरी जब नौकरी लगी थी रायपुर में, उसी समय 2000 समझ लीजिए आप 9-10 की मैं बात बता रहा हूं, उस समय CSPDCL रायपुर में भी भर्तियां हुई थी। मेरे खुद के बड़े भाई हैं एक, वो उनकी भर्ती हुई थी उस समय, अभिषेक चतुर्वेदी जी उनका नाम है। मैंने अभी उनसे बात की कि भैया मैं कंफर्म हूं लेकिन आप मेरे को एक बार बताइए तो कि आपकी जो भर्ती हुई थी उस समय आपको 4000 रुपए कुछ मिलता था वेतन, तो उसके बाद जो है क्या वो सेवा गणना हुई? तो उन्होंने बोला नहीं मेरी सेवा गणना नहीं हुई। तो मैंने कहा क्यों नहीं हुई सेवा गणना? बोली हमारी भर्ती ही संविदा थी, वो वेतनमान जो मिलता था वो स्टाइफंड वेतनमान था, लेकिन हमारी भर्ती ही संविदा के तौर पे हुई थी। हमारी भर्ती नियमित नहीं हुई थी। उसका नियम था कि इतने साल के लिए पहले संविदा होगी, 2 साल 3 साल था उनका कुछ, और उसके बाद नियमित किया जाएगा। तो उनका जो भर्ती का आदेश था वही संविदा का था। और अभी जो भर्तियां हो रही है, चाहे PSC की भर्ती हो, चाहे शिक्षकों की भर्ती हो, कोई भी संविदा भर्ती नहीं है। सारी भर्तियां नियमित भर्ती है, जो स्वीकृत पद है उसी के विरुद्ध हो रही हैं और उसी तरीके से हो रही है। भर्ती में कहीं पर भी जरा सा भी ये डाउट नहीं है कि ये संविदा भर्ती है या किसी अन्य प्रकार की भर्ती है। भर्ती बिल्कुल वैसी ही है। भाई PSC डिप्टी कलेक्टर की भर्ती कर रहा है, तो क्या उसके 3 साल की सेवा की गणना नहीं होगी? सोचते हैं आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि नहीं होगी? 100% भर्ती होगी। हुआ क्या, कोरोना काल का बहाना बनाकर सरकार ने कहीं ना कहीं वेतनमान को कम करने के लिए स्टाइफंड वेतन लागू कर दिया और परिवीक्षा अवधि थी उसको बढ़ा दिया। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आपकी वो 3 साल की सेवा की गणना नहीं होगी। आप कहीं पर इस बात को कहिए भी मत, आप आश्वस्त रहिए कि वो 3 साल का होगा ही होगा। दूसरा मैं अपना मामला बताता हूं, मेरा मामला भी लगभग ऐसा ही है। सरकार मेरी जैसे भर्ती हुई, मेरी भर्ती हुई थी नॉन बीएड कैंडिडेट के तौर पर। जब बीएड नहीं मिलते थे तो नॉन बीएड कैंडिडेट लेते थे, तो मेरा नॉन बीएड में 2nd नंबर था। मेरी नियुक्ति हुई, मेरा बीएड नहीं हुआ था। मेरा बीएड नहीं हुआ था तो मैंने सरकार से परमिशन मांगा, तो वो परमिशन नहीं मिला। नहीं मिलने के बाद मैंने सुंदरलाल में अप्लाई किया, तो सुंदरलाल में तब तक ये नियम आ गया था 2014 के बाद कि पहले आपको डीएड करना पड़ेगा, उसके बाद आपका बीएड होगा। चूंकि मेरी पोस्टिंग व्याख्याता के तौर पर हुई थी तो मैंने इस बात का ऑब्जेक्शन लिया लिखित में कि भाई मेरी जब भर्ती व्याख्याता के तौर पर हुई है और मेरे को केवल बीएड की डिग्री की जरूरत है, तो मैं सुंदरलाल में जाकर अपना चयन कराकर 2 साल पहले डीएड करूंगा, उसका 2 साल बीएड करूंगा। और वो 2 साल भी कब हो पाएगा, उसमें यह भी नियम था कि 2 साल का आपको अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए। तो यानी पहले मैं विभाग में 2 साल सेवा करता, सेवा देने के बाद 2 साल पहले डीएड करता, फिर 2 साल बीएड करता, ऐसे करके 6 साल में मेरा कंप्लीट होता। तो इसके विरुद्ध मैंने कोर्ट में मामला दायर कर दिया। कोर्ट में मामला दायर करने से पहले मैंने विभाग से प्री बीएड एग्जाम में भाग लेने का परमिशन मांगा। सारे दस्तावेज है मेरे पास उपलब्ध। मैंने पहले परमिशन मांगा अपने जिला पंचायत से और वो दिया। उन्होंने कोई अनुमति नहीं दी, लेकिन मैंने आवेदन दे दिया, तो मैंने उसकी पावती रख ली। फिर मैंने रिमाइंडर लेकर दे दिया। उसका मेरा चयन हो गया। मेरा पोजीशन जो था पूरे प्रदेश में 40-42 हजार लोगों के बीच में 782 रैंक आया। उसके बाद मैंने अनुमति मांगी विभाग से कि मेरा चयन हो गया है, मैं कॉलेज सेलेक्ट करना चाहता हूं, मुझे अनुमति दीजिए। जिला पंचायत जसपुर ने फिर नहीं दी। उसके बाद मैंने उठाकर मामला कोर्ट में लगा दिया। पहले 3-4 बार आवेदन देकर केस मजबूत किया, फिर कोर्ट चला गया। कोर्ट में मेरे वकील ने यही दलील रखी कि अभ्यर्थी जो है उसका पूरे प्रदेश में 782 रैंक आया है
और सिर्फ इसलिए उसका चयन नहीं हो पा रहा है क्योंकि विभाग उसको परमिशन नहीं दे रहा है। और उसमें फिर ये सब बातें भी रखी कि विभाग ने ये ऑर्डर निकाल के रखा है कि जब तक इसका बीएड नहीं होगा तब तक इसका नियमितीकरण नहीं होगा, नियमितीकरण नहीं होगा तब तक इसका ट्रांसफर नहीं होगा, इसको वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी। तो सारे प्रकार से इसको नुकसान होते जा रहा है। कोर्ट ने देखा, सारे दस्तावेज चेक किए, कोर्ट ने तुरंत परमिशन दिया। पहली पैसी मुझको परमिशन मिल गया था कि आप काउंसलिंग अटेंड कीजिए और आप अपना जो भी चाहते हैं कॉलेज वो ले लीजिए। मैंने तुरंत कॉलेज चयन किया कि यहां से मैं बीएड करूंगा। उसके बाद विभाग ने क्या किया कि विभाग ने एक काम किया कि मेरे जैसे ही आदेश हुआ, उसका मेरे दो मित्र थे, उन्होंने भी मेरे संपर्क किया, दुष्यंत साहू थे और जसपुर के एक हमारे साथी थे। तो मैंने उनको बताया कि आप ऐसा ऐसा करिए, उन्होंने भी कोर्ट केस लगाया, उनको भी परमिशन मिल गया। विभाग को ये तुरंत समझ में आ गया कि हम जो हैं अब हमको मजबूरी में ऐसा कोर्ट के जरिए से हमको इनको परमिशन देना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग थे, तो कोर्ट की तरफ से कुछ आता उससे पहले 3 लोगों को परमिशन मिला, तीनों ने कॉलेज सेलेक्ट किया। विभाग ने एक आदेश निकाल दिया, अवैतनिक अध्ययन अवकाश। अब इसकी भी व्याख्या जो है जिला पंचायत के बाबुओं ने ऐसे की कि इसमें आपका चूंकि वेतन नहीं मिल रहा है तो आपकी सर्विस काउंट नहीं होगी। मैंने फिर उसकी लड़ाई लड़ी, अवैतनिक अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया तो उसका मतलब ही वही था कि सिर्फ वेतन नहीं देगा और बाकी आपको अध्ययन करने की छूट मिलेगी और सेवा की गणना होगी। और बकायदा मेरा सर्विस गणना हुआ। बाद में जब ये मामला फंसा तो हमने राउत सर से भी बात करवाया अधिकारियों को, तो उन्होंने क्लियर किया कि भाई अध्ययन अवकाश की जो नियम लागू होते हैं, अवकाश का जो नियम लागू होता है उसमें पैसा मिलता है ना, अगर पैसा देने का रहता है, और अगर पैसा नहीं मिलता है तो भी सर्विस काउंट होता है। अब हुआ क्या, हमने जो निकाला है वो अवैतनिक लिख दिया है, इसीलिए लिखा है कि इसको वेतन नहीं मिलेगा, लेकिन ये अध्ययन अवकाश के तौर पर स्वीकृत हो रहा है उसका, तो आप उसकी सेवा की गणना कैसे नहीं करेंगे। तो बाद में फिर वो सेवा की गणना भी हुई। भले उस 2 साल में मुझको वेतन नहीं मिला, मैं चाहता तो उसके खिलाफ और लड़ सकता था, मैं जानबूझकर नहीं लड़ा क्योंकि मैं अपने घर में रहकर वो बीएड कर रहा था, तो मेरा जो एक्सपेंस था जसपुर में रहने का वो पूरा बच रहा था। तो मुझे लगा कि अब इसके लिए फिर से कोर्ट में केस ठोकना कहीं ना कहीं नुकसानदेह होगा मेरे लिए, तो मैंने नहीं किया। लेकिन बकायदा वो सेवा मेरी गणना हुई है। मैं ये 2 उदाहरण आपके सामने इसीलिए रखा हूं, दोनों मेरे व्यक्तिगत मामले हैं, मैं जिसको जानता हूं। और आपकी नियुक्ति केवल शिक्षक साथियों की अगर मैं बात करूं तो आप केवल अपने आप को मत देखिए, प्रदेश में जितनी भी नियुक्तियां राज्य सरकार कर रही है, सारे नियुक्तियों में जो हो क्या रहा है, स्टाइफंड वेतनमान ही मिल रहा है। प्रदेश में जो डिप्टी कलेक्टर बने नए वो भी स्टाइफंड वेतनमान पा रहे हैं। तो यह संभव ही नहीं है कि उनकी सेवा की गणना ना हो। सेवा की गणना होगी, उसको आपको ना तो मांग में रखने की जरूरत है, ना ऐसा कोई आइडिया देने की जरूरत है विभाग को, कुछ ऐसा नहीं होगा, सेवा की गणना होगी। हाँ, ये काला कानून है, इसे समाप्त होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टाइफंड वेतन मान देते हैं तो सीधे तौर पे 3 साल, उसको 4 साल मान लीजिए, 3 साल पूर्ण होने तक आप सही वेतनमान जिसके हकदार हैं वो नहीं पाएंगे, आपको जो उसका इंक्रीमेंट मिलना था वो नहीं मिल पाएगा, और भी बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं जिसके बारे में हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि देखिए, मैं भुक्तभोगी हूं, मैं अपने हिसाब से आपको ये बता रहा हूं कि ज्यादा संघ संगठन पर विश्वास करने से बेहतर होगा खुद पर विश्वास कीजिए, खुद एकजुट होइए और खुद जिस चीज से आप पीड़ित हैं उस चीज का अपना एक मोर्चा बनाकर आप काम कीजिए। जैसे हमारा जब नहीं हुआ था तो हमको भी ऐसे ही 8 साल में छोड़ दिया गया था कि 8 साल में सिविलियन होगा, हम लोग भी संघर्ष किए, हम नहीं रुके। हमने अस्थायी सिविलियन अधिकार मंच बनाया, उसके माध्यम से सारे विधायकों से मिले, एक बार में नहीं हुआ तो दोबारा मिले, अंत में जाकर 1.5 साल के कठिन परिश्रम के बाद हमारा 2 साल में सिविलियन हुआ और रास्ता खुला सबके लिए। तो आप ये मत सोचिए, देखिए जिस संगठन से आप मदद मांग रहे हैं, चाहे मेरा संगठन चाहे किसी संगठन, सबके पास अपने बहुत से मामले हैं, पहले से बहुत सारे मामले हैं। तो आप सोचेंगे कि केवल आपके मामले में ध्यान दे तो कोई नहीं दे पाएगा, यह सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और बाकी संगठन भी प्रयास कर रहे हैं, आप भी कीजिए। 10-10, 15-15 लोग मिलकर कम से कम अपने स्थानीय विधायक को तो अपनी एक बात रख सकते हैं कि भाई हमारी सिर्फ 2 मांग है, हमारा स्टाइफंड वेतनमान समाप्त कर दिया जाए और साथ ही हमारी परिवीक्षा अवधि घटाकर 2 साल कर दी जाए। इतने के लिए भी अगर आप एकजुट होकर 90 विधायक हैं, अगर किसी भी पार्टी के हों, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, जिला पंचायत का कोई अध्यक्ष है, कुछ है, लगातार 15 अगस्त से पहले माहौल बनाइए और जाइए और सबको कम से कम 2-2 बार मिलकर इस चीज के लिए निवेदन कीजिए। हो सकता है कि इसका असर पड़ जाए, दूसरों के भरोसे बैठे रहने के बजाय हो जाएगा। क्रेडिट कोई भी ले ले, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्रेडिट से मतलब नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत सारा काम है जिसको हम खुद दिए रहते हैं, कोई दूसरा बोलता है कि मैंने करवाया, हम कहते हैं हाँ भैया आप ही ने करवाया है, हम सब आपके एहसानमंद हैं, आप ही बदौलत सब कुछ हो रहा है। क्योंकि जो हमको लाभ मिल गया उसको तो कोई छीन नहीं सकता ना।
भाई हमारा अगर 2 साल में सविलियन हुआ, हमारे जिन भी साथियों का, मेरा तो 7 साढ़े 7 साल हो गया था, लेकिन जिनका हुआ वो तो दिल से जानते हैं ना कि उनके लिए किसने संघर्ष किया है। तो आप उस ध्येय के साथ चलिए और आप अपना कराने की दिशा में लगातार प्रयास कीजिए। 5 7 10 लोग भी अगर विधायक के बगल में रहते हैं तो विधायक के पास 2 बार जाइए, उनसे लेटर लिखवाइए मुख्यमंत्री जी के नाम से, उनसे निवेदन कीजिए कि सर हो सके तो आप मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत मिलकर या टेलीफोनिक इस बात को कहिए कि कम से कम 15 अगस्त को यह घोषणा कर दें कि भाई जो कोरोना काल है वो समाप्त हो चुका था और अब हम स्टाइफंड वेतनमान को बंद करते हैं, परीक्षा अवधि जो थी 3 साल उसको 2 साल करते हैं। साथियों प्रयास कीजिए, नहीं तो कल को आपको खलेगा कि हम कर सकते थे लेकिन हम नहीं कर पाए। और मैं बार बार बोलूंगा, किसी भी संगठन के ऊपर आश्रित मत रहिए, आपको अपना रास्ता खुद चुनना पड़ेगा। संघ संगठन एक हद तक ही मदद कर पाता है, लेकिन अगर सब लोग यह ठान लें कि नहीं इस लक्ष्य को हमको पाना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बस उस मुद्दे को उस स्तर पर आपको उठाना पड़ेगा, लगातार प्रयास करना पड़ेगा और कीजिए, क्योंकि एक बार समय गुजरने के बाद सिर्फ पछतावा के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। एक बड़े भाई के तौर पर, एक साथी के तौर पर मैं हमेशा आप लोग के साथ खड़ा हूं। मेरे से जितना बन पाएगा मैं अवश्य प्रयास करूंगा। मैं भी दावा नहीं करता कि मैं कुछ करा लूंगा, लेकिन यह है कि मेरा प्रयास जो रहेगा वो हमेशा ईमानदारी से रहेगा। उसमें जरा सा भी अगर जो नहीं हो सकता, मेरे से लोग फोन में बात करते हुए जानते हैं मैं मुंह पे कह देता हूं कि नहीं ये नहीं हो सकता, लेकिन अगर हो सकता है, जरा से भी संभावना दिखती, तो चाहे वो पेंशनर की मांग हो, चाहे वो नवनियुक्त शिक्षक की हो, चाहे वो मेरे संगठन से जुड़ा हो ना जुड़ा हो, मेरे से जो हो पाएगा मैं करूंगा। लेकिन मेरे भी अपनी लिमिटेशन है और मेरा अब काम जो है थोड़ा सा चेंज भी हो गया है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि साथियों को सही जानकारी दूं और उनको प्रेरित करूं, क्योंकि अकेले मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मेरे भी जो संख्या के साथी हैं, मेरे जो साथी जुड़े हुए हैं 5-7 हजार जो भी हमारे होंगे, जो एकदम रजिस्टर्ड मेंबर हैं, उनकी भी अपनी लिमिटेशन है। तो आप लोग एकजुट होइए, लगातार अपनी बात रखिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं लगातार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अपने लिए एक बार ईमानदारी से प्रयास कीजिए, जरूर रास्ता निकलेगा और रास्ता जो है इसी जनतांत्रिक तरीके से ही निकलेगा। आपको विधायकों को मनाना पड़ेगा, आपको मंत्री को मनाना पड़ेगा, आपको माननीय मुख्यमंत्री को यह बताना पड़ेगा कि ये कर देंगे तो हमको बहुत लाभ होगा और सरकार को भी उससे सीधे तौर पर लाभ होगा। तो इस दिशा में प्रयास कीजिए, मेरे से जो बन पाएगा मैं जरूर करूंगा। धन्यवाद साथियों। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो इस मैसेज को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग जागरूक होकर आपके साथ जुड़ सकें। आपको फायदा होगा तो निश्चित तौर पर मुझे भी खुशी होगी। थैंक यू।